Welcome to Discovery and YCL. My name is Durgesh Kumar Malviya. I have 6 year experience of IIT JEE NET, है ना। मुझे 6 से ज़्यादा टाइम हो गया इस फील्ड में पढ़ाते हुए। और जैसे कि आपको पता ही है कि डिस्कवरी एंड इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर यहाँ पे हम लाइव क्लासेज जो भी पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो वही बात है कि इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस है वो तुम्हारे तक पहुंच पाए। तो जैसे कि हमने ITF चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कंप्लीट किया था और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी थी, वो भी हमने कंप्लीट की थी। और कुछ एक्स्ट्रा हमने ITF बेस्ड जो भी सारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शंस का रेंज, डोमेन, उससे रिलेटेड हमने कुछ फंक्शंस की कुछ बाउंडेड कंडीशन, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है अपना इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर देखो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो इंटीग्रेशन होता है। इस इंटीग्रेशन के अंदर इसके कुछ 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट दूसरा है इसका जो पार्ट है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का बस मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसके अंदर हम जो आंसर दिया करते हैं वो फाइनाइट दिया करते हैं। यानी बेसिकली जो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन का जो मेन मोटो होता है उसके अंदर होता है सम ऑफ एरियाज। यानी कि हम एरिया से जो रिलेटेड बातें करते हैं वो इसके अंदर करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर जो एरियाज जब फाइनाइट मिलता है इसका मतलब हमने जो फंक्शन का जो एरिया निकाला है किसी भी फंक्शन का वो पर्टिकुलर किसी बाउंडेड कंडीशन के अंदर निकाला है, तो वो वाला जो इंटीग्रेशन हो गया वो डेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ अपर और लोअर बाउंडेड कंडीशन नहीं होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उस इंटीग्रेशन के पीछे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया करते हैं प्लस सी। तो प्लस सी की वजह से ये जो इंटीग्रेशन होता है वो इनडेफिनेट होता है। बाकी सारी बातें हम इसके अंदर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है। अब इसके अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली जो इस पे बेस जो चैप्टर है, देखो इंटीग्रेशन अगर कंप्लीटली अगर हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया इंटीग्रेशन, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जो बनते हैं जेई के अंदर वो एक एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से भी मिलते हैं और दूसरा मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो एरिया अंडर द कर्व ये जो कंप्लीट चैप्टर है दिस इज डिपेंड्स ऑन दिस इंटीग्रेशन एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी है वो इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अपने आप में इंटीग्रेशन का बहुत ही एक महत्व है इसको पढ़ने के लिए। तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहली बात कि सबसे फर्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है वो आपस में एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। देखो रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है कि दुनिया के जितने भी फंक्शंस है जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया अगर उसी फंक्शनों को इंटीग्रेट कर दो तो वापस वही फंक्शन मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, और इसका जो डिफरेंशिएशन मिला है वो माना कि एफ ऑफ एक्स मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, वापस रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखो इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है उसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं, इसको हमेशा इंटीग्रैंड किया जाता है ना, इसका नाम होता है इंटीग्रैंड। यानी कि जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उस फंक्शन को हम इंटीग्रैंड कहा करते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे dx का मीनिंग होता है कि इस फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया है। तो ये हमें मिला है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को कहते हैं इंटीग्रल, और प्लस दिस इज कॉल्ड सी। ये जो सी है, जो प्लस सी लगा है, ये सी ही इस इंटीग्रेशन को क्या बनाता है, इनडेफिनेट बनाता है। इनडेफिनेट का मतलब देखो प्लस सी की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 -1 माइनस कुछ भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसके डिफरेंट आंसर होने वाले हैं। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट कहते हैं। तो इस सी को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। या तो इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह दो या फिर इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखो इंटीग्रेशन हमने पहला पढ़ा कि इंटीग्रेशन इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब इंटीग्रैंड को पर्टिकुलर किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, है ना, जैसे x के रेस्पेक्ट में हुआ, अगर x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना और यहां पर इंटीग्रल फाइंड करना, यानी कि जो फाइनली जो इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और यहां पर मैंने बताया कि प्लस सी इस इंटीग्रेशन को बनाता है इनडेफिनेट, यानी कि जो इसका आंसर आने वाला है वो एक फाइनाइट आंसर नहीं होता है। तो देखो अब जो ये इसका जो आंसर आने वाला है वो फाइनाइट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सर बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इसका आंसर के अंदर प्लस सी की जो वैल्यू है, सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो इसका मतलब सर इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, तो इसकी ज्योमेट्री समझते हैं हम। तो इसकी ज्योमेट्री समझने के लिए देखो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, इसकी ज्योमेट्री। सेकेंड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात करें तो बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। माना कि एक फंक्शन है 2x, इस 2x फंक्शन को मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, यानी कि यहां पर इंटीग्रेंड कितना है, 2x है, इसका मैंने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो मुझे कुछ x² + c मिला, x² + c, दिस इज x² + c, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ये एक पैराबोला है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x² + c। तो x² + c, देखो इन जनरल जो पैराबोला होता है जो y इज इक्वल टू या y² = 4ax, इसी तरह से x² = 4ay, इसी तरह से ये y इक्वल्स टू x² + c, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अब मैंने बताया कि c की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें क्या मिलने वाले, डिफरेंट आंसर्स मिलने वाले। तो c की मैं डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर करता हूं। माना कि मैंने थोड़ी देर के लिए c को 0 रखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो कुछ y इक्वल्स टू x² जैसा मिलने वाला है, यानी y इक्वल्स टू x²। इसी तरह से अगर मैं c को 1 कंसिडर करूं तो y इक्वल्स टू x² + 1। इसी तरह से c की वैल्यू अगर मैं 2 कंसिडर करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाला है y इक्वल्स टू x² + 2। सेम थिंग अगर मैं c की वैल्यू अगर -1 कंसिडर करूं तो y इक्वल्स टू x² - 1। इस तरीके से कुछ वैल्यूज मिलने वाली है। इसका मतलब c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें क्या मिले, डिफरेंट आंसर्स मिले। तो इसका मतलब ये जो आंसर्स दिखने जा रहे हैं, देखो आपस में क्या हुआ कि ये एक पैराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि y इक्वल्स टू x² अपने आप में एक पैराबोला है, y इक्वल्स टू x² + 1 ये भी अपने आप में एक पैराबोला है। इसी तरह से सारे एक पैराबोलिक कर्व हमें क्या हुआ, मिल गए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x और y एक्सिस पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो सबसे पहले इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी x एक्सिस और यहां पर मैंने कंसिडर किए ये y एक्सिस।
अब मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई प्लेन के अंदर ये सारे के सारे कर्व को मैं प्लॉट करता हूँ सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहां c की वैल्यू कितनी है 0, तो इस तरह से ये पैराबोलिक कर्व मिलेगा इस तरह से। तो यहां पर जो c की वैल्यू है वो कितनी है 0, यहां पर c की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली हमने 0। इसी तरह से अगर c की वैल्यू 1 होती है तो c की वैल्यू 1 के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला मिलने वाला है। देखो यहां पर अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है 1 मिलने वाली है, यानी कि एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,1 पर लाई कर रहा है, तो वो कुछ पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, 0,1 से पास होगा, मतलब एक यूनिट 1 यूनिट ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये वाला जो मैंने कर्व बनाया वो c इक्वल्स टू 1 वैल्यू के लिए है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर कंसिडर करें कि नेक्स्ट कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब ये क्या होगा कि x की पॉजिटिव यहां पर 0,1, इसी तरह से y एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट और क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कर्व बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। यहां पर इसके लिए c की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी कि इसकी इक्वेशन जो होगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह से यहां पर इस तरीके से बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव y डायरेक्शन में अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहां पर कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो इसके लिए c इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो गई -1। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसके अंदर c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल रहे हैं। इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री समझ में आ गई कि इसका मतलब अगर इसका आंसर फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी कि इसके अंदर जो c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें जो आंसर आने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमें बिल्कुल ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में आ गई कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा जो आंसर आता है वो फाइनाइट नहीं होता। इसका मतलब c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो हमेशा क्या होगी, किसी ना किसी कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था वो कुछ इस तरीके से था कि इस तरह से कोई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, इसके कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी होती है। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं थर्ड पॉइंट, फंडामेंटल थ्योरम्स। देखो फंडामेंटल थ्योरम्स इसकी कंसिडर करते हैं, बहुत ही इजी है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ लगा है dx, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए बाहर रख लो और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो f ऑफ x इंटू dx। यानी कि कांस्टेंट, अगर k कोई भी कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो k को हमने क्या कर दिया, इस इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। इसी तरीके से सेकेंड, अगर दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस और माइनस की फॉर्म में ऐड किए हुए इस तरह से लिखे हुए और उसका इंटीग्रेशन है तो उसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इस तरीके से फंक्शन है, तो इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। इसका हमें क्या करना है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सेपरेटली इंटीग्रेट किया जा सकता है। f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों फंक्शनों को सेपरेटली क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरीके से देखो एक चीज और है इसके अंदर, थर्ड और फोर्थ। ये जो थर्ड है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड के अंदर अगर कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन। देखो कोई भी ऑड फंक्शन, जैसे कि इन जनरल अगर मैं कंसिडर करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका जो इंटीग्रेशन मिलने वाला वो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखो हमेशा हर एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी रहा करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आज एक पैराबोलिक कर्व है और पैराबोला जो बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो
पैराबोला मिलेगा वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमेशा सिमेट्रिक मिलने वाला है। इसका मतलब आज ये जो फंक्शन है इसका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या है, एक इवन फंक्शन है। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर जैसे नॉर्मली अगर मैं x को भी c को 0 रखूँ, c को जैसे ही मैंने 0 रखा तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसी तरह से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए तो जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक होता रहेगा। तो यहाँ पर जो सिमेट्री दिखती है वो एक इवन को शो करती है, इवन फंक्शन को। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कंसिडर करें, फोर्थ पॉइंट अगर मैं इसके अंदर कंसिडर करूँ कि अगर ऑड फंक्शन की बात की, इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूं तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऑड कंसिडर करूं तो देखो इसके अंदर ये वाली चीज नॉट नेसेसरी, देखो ये हमेशा नेसेसरी नहीं होती है। देखो नेसेसरी नहीं होने का बेसिकली इसके पीछे जो फंडा है वो बेसिकली क्या है कि अगर मैं इवन फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर मैंने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलने वाला है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर मैं इसके अंदर सी को 0 करूं तो जो कर्व मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 यानी कि कर्व कुछ इस तरीके से ऑड जैसा मिलेगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में इस तरीके से हमने इसको कंसिडर किया, फर्स्ट और थर्ड में। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। सोचो अगर इसके अंदर मैंने c की वैल्यू 1 ली तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 किया तो इसका मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन ऑड है लेकिन आज ये फंक्शन ऑड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी इवन फंक्शन को अगर तुम इनडेफिनेटली अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो हमेशा ही ऑड फंक्शन मिला, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इसका मतलब इवन के केस में तो ये ट्रू है ना, ऑड फंक्शन के केस में, और इवन के केस में हम ये श्योर नहीं होते कि कभी कभी ये सिचुएशन फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि किसी भी फंक्शन के ऑड होने के लिए उसका जो कर्व होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री किया करता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही सी को 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये जो कर्व होगा वो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब आज ये फंक्शन जो होने वाला है वो ऑड फंक्शन जैसा नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरीके से था। अब इसी तरह से फिफ्थ, इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें फिफ्थ पॉइंट डी अपॉन डी एक्स, देखो डिफरेंशिएशन कर रहे किसी भी कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दिया डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस में जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स ही मिलने वाला है। क्योंकि देखो सबसे इंटरनली जो फंक्शन का क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है डी एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन होने के बाद इस फंक्शन का क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का आंसर ओनली फॉर फंक्शन ही रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है ये आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं, तो वो वाली बात। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंसिडर करूं इसी की, कि अगर मैं सिक्स कंसिडर करूं कि सबसे पहले मैंने इंटरनली डी अपॉन डी एक्स किसी भी फंक्शन का क्या किया है, सबसे पहले अंदर डिफरेंशिएशन किया है, और डिफरेंशिएशन से आउटपुट जो आने वाला है फंक्शन उसको मैंने क्या कर दिया है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है। मैंने इंटरनली क्या किया है, किसी भी फंक्शन का क्या किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है किसी भी फंक्शन को, और डिफरेंशिएट फंक्शन का मैंने क्या कर दिया है, एक्स के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इस केस में देखो फाइनली फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है इनडेफिनेट, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है, इसका मतलब इंटीग्रेशन के साथ हमेशा क्या लग गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका मतलब फाइनली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा करता है, वो सारी बातें इसके अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें सेवंथ पॉइंट, कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन मिला है, माना कि 5(1x) मिला है। अगर हमने क्या किया है, एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट किया है एक्स के रेस्पेक्ट में, और गलती से आंसर इसका हमें मिला है 5(1x). सेम थिंग अगर हम कंसिडर करें कि एफ ऑफ एक्स का वापस एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वो क्या मिल गया, 5(2x) मिल गया। जैसे कि हमने एग्जांपल कंसिडर किया था कि 2x जो फंक्शन था उसको हमने इंटीग्रेट किया था एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो आंसर मिला था हमें वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला था। तो उसके अंदर अगर हम दो आंसर कंसिडर करें 5(1x), तो 5(1x) को माना कि हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, और 5(2x) को थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया। तो
तो इसका मतलब इस केस में अगर हम कंसिडर करें कि phi 1 माइनस phi 2, phi 1x माइनस phi 2x, अगर phi 1x माइनस phi 2x अगर हम कंसिडर करें तो ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि अगर इसको इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम फंक्शन को इनडेफिनेटली अगर इंटीग्रेट किया हुआ है तो अगर दोनों का डिफरेंस अगर हम कंसिडर करें तो वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहा करती है।